Welcome to JobGrade IAS. Today, we will discuss one more important topic of modern Indian history, and that is roundtable conferences, गोलमेज सम्मेलन. राउंड-टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्यों आती हैं, उनका क्या बैकग्राउंड होता है, उनका पर्पस क्या होता है और क्या वो अपना पर्पस सर्व करती हैं, क्या उनका एजेंडा होता है और क्या आउटकम्स उसके निकलते हैं. एक ब्रीफ डिस्कशन हम इस पे करेंगे. जनरली जब भी आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो, चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़ते हो, तो एक फ्लो में निकल जाती है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. यहाँ मैंने एक एफर्ट किया है कि इस टॉपिक को हम एक साथ तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को सीक्वेंशियल अलग से पढ़ें. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस आप देखोगे 1930 से 1932 तक चलती है, इसकी जो टाइमलाइन होती है. तो आपको पता ही है 1930 का जो दौर था इंडियन हिस्ट्री में, उस टाइम पर अलग अलग चीज़ें हो रही थी. कभी नेहरू रिपोर्ट आ रही है 1928 में, जो आसपास का ही टाइम है. कभी साइमन कमीशन आ रहा है, वो भी बिल्कुल इसके पास का टाइम है. कभी यहाँ पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है, इनकी सुनवाई चल रही है. एक रेवोल्यूशनरीज का भी दौर यहाँ पर चल रहा है. तो काफ़ी मिक्स चीज़ें इंडियन हिस्ट्री में हो रही है. गांधी जी का दांडी मार्च जो हमने कल देखा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो भी यहाँ पर चल रहा है. तो बहुत सारी मिक्स चीज़ें कंट्री में चल रही हैं. और यहाँ पर कंट्री में कांग्रेस अलग काम कर रही है, मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग जा रही है, जस्टिस पार्टी बिल्कुल अलग जा रही है, बी आर अम्बेडकर जो है वो दलितों के लिए काम कर रहे हैं. तो इंडिया बिल्कुल अलग डायरेक्शंस में पॉलिटिकली जा रहा है. बट लार्जेस्ट पार्टी ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस है, क्योंकि शुरू से ही 1885 से वो लोग इंडिपेंडेंस की, कभी डोमिनियन स्टेटस की, कभी पूर्ण स्वराज की बातें कर रहे हैं. काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है उन्हें. तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से चीज़ें फ्रेम होती हैं. तो 19 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो कंसेप्ट था, वो सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना देता है. ठीक है, और ये प्रपोज करता है उस टाइम वॉयसरॉय इरविन और रैमजे मैकडोनाल्ड को. ठीक है, ये ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम. अब इनका एजेंडा था कि भाई, इनकी जो डिमांड्स हैं कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है उनको इंटीग्रेट करा लेना. उसके लिए कहते हैं कि ठीक है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाए जिसमें एक साइड ब्रिटिश डेलीगेट्स हों, एक साइड इंडियन डेलीगेट्स हों, और आपस में टेबल पर एक डिस्कशन हो जाए. बहुत हो गए अब मास मूवमेंट्स. ठीक है. दूसरा, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, ऑब्वियसली साइमन कमीशन इंडिया में इसलिए आया था जिससे 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उसको ये देख पाए, उसका सर्वे कर पाए कि कहाँ तक ये अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सीड हुआ है. ठीक है, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू ऐसा कह रहे थे कि भाई धीरे धीरे इंडियंस को आप उनका शासन देंगे. तो साइमन कमीशन इसीलिए आता है, जिसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होता है. तो ये भी रिकमेंड करके जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए जिसमें एक साइड ब्रिटिश अथॉरिटी होगी, एक साइड इंडियन डेलीगेट्स होंगे. लंदन में ये कॉन्फ्रेंस होगी और चीज़ों पर डिस्कशन किया जाएगा. और मेन थीम होगी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उन्हें हैंड ओवर किया जाए. तो यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. ठीक है, 1930 से 1932 के बीच में. नेक्स्ट, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है बेसिकली जिसमें की टॉपिक जो रहता है सबका ही ये कॉमन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब हम यही बात करने जा रहे हैं, आगे देखोगे बात कुछ और हो जाएगी. ठीक है, बट की टॉपिक यही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इंडिया. तो ये ऑब्वियसली लंदन में होती है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं, और पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं आपके प्रिंसली स्टेट्स, जो रजवाड़े होते हैं इंडिया के. ठीक है, 565 रियासतें थी उस समय अप्रोक्सीमेटली. मुस्लिम लीग होती है, जस्टिस पार्टी होती है, हिंदू महासभा, और काफ़ी पार्टीज होती है. तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस
पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि कांग्रेस का लाहौर सेशन जब हुआ था, वहां पर इन्होंने बोला था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो होगी उनको बायकॉट कर देंगे, उनको बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं आती है। इस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही होती है सर? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो चला रहे होते हैं। ठीक है, और काफी वो व्यापक पैमाने पर होता है, काफी बड़े स्केल पर होता है। तो यहां पर जब कांग्रेस नहीं आती है तो यहां पर कुछ सब्जेक्ट डिस्कस होते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर होगा जो हम देना चाहेंगे, ब्रिटिश अथॉरिटी इंडिया को हैंड ओवर करेगी, दैट विल बी फेडरल इन नेचर। कैसा होगा? फेडरल। फेडरेशन क्या होता है आपको पता है, पॉलिटी में आप पढ़ते हो। ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स एक साथ आते हैं और अपनी एक सर्वसम्मति से एक फेडरेशन बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इंडिया कैसा है? इंडिया एक ऐसा फेडरेशन है जिसका सेंटर बहुत स्ट्रांग है, जिससे स्टेट अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकते। और अमेरिका एक ऐसा फेडरेशन है जो बेसिकली स्टेट्स जो होते हैं बाहर निकल सकते हैं, हर स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप होती है। इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में द बेसिक डिफरेंस इज दैट। इसके अलावा ये पॉलिटी का टॉपिक है, तो आपको मैंने आइडिया दे दिया व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट। चलो, तो यहां पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के लिए अकाउंटेबल होगी। एग्जीक्यूटिव क्या होती है आपको पता है, जब भी चुनाव होते हैं, ठीक है, तो आपकी पूरी की पूरी लेजिस्लेचर सेलेक्ट होती है। ठीक है, चाहे वो यूनियन की लेजिस्लेचर हो, चाहे वो स्टेट की हो। ठीक है, या तो आप क्या चुनते हैं? एमपी चुनते हैं या फिर आप एमएलए चुनते हैं। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव में वो लोग जानते हैं जो जिनको मंत्री का पद मिलता है ना, जिनको मंत्री का पद मिलता है वो लोग एग्जीक्यूटिव में जाते हैं, और जिनको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिलते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर उनमें से बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो क्या कह रहा हूं कि जो लोग एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो गवर्नमेंट बना रहे हैं, जो मंत्री पदों पर जा रहे हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। ठीक है, लेट अस सपोज कि एक गवर्नमेंट बनती है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोलिशन आता है, गठबंधन आता है, और मान लीजिए कि उसमें जो एग्जीक्यूटिव बन रही है उसमें कुछ लोग बीजेपी के भी हैं, कुछ लोग कांग्रेस के भी हैं, तो ये सब के सब लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी कर लेगी, लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होंगे। कुछ गलत चीजें होती है तो नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट उसमें आ जाता है। तो इसका भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर। समझ आ गया? चुनाव इसके होते हैं जिनको आप चुनते हो लेजिस्लेचर, इनमें से एग्जीक्यूटिव्स बनते हैं। क्लियर? और ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थोड़ा पॉलिटी बता दिया मैंने, चलो अब हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो यहां पर एक सेपरेट इलेक्टोरेट कॉलेज की मांग करते हैं अनटचेबल के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर की डिमांड बिल्कुल अलग होती है यहां पर, कि आई एम हेयर फॉर द डिमांड ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द अनटचेबल्स। जो बेसिकली हिंदू लोग थे, उनमें से जो लोअर कास्ट थी, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, और चाहते थे कि ये लोगों को भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो लोअर क्लास है, जो अनटचेबल है, वो अपना नेता खुद चुने, अपना लीडर खुद चुने। ठीक है, तो यहां पर तेज बहादुर सप्रू, ऑब्वियसली इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, इंडियन लेबर पार्टी। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी इंडियन, सॉरी, लिबरल पार्टी, नॉट लेबर। इंडियन लिबरल पार्टी। ठीक है, अलग से इन्होंने बना ली थी। अब आप कहोगे लिबरल तो हमारे कांग्रेस के लोग भी थे, फिर इन्होंने क्यों पार्टी अलग से बना ली? अब उस टाइम कांग्रेस का थोड़ा सा मैंडेट बदल गया था, वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल की तरफ जा रही थी, रिपब्लिकन प्रिंसिपल की तरफ जा रही थी, और लिबरल प्रिंसिपल तेज बहादुर सप्रू मानते थे कि थोड़ा अलग प्रिंसिपल है, तो इन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। ठीक है, तो यहां पर सब मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू, ये इस बात से एग्री हो जाते हैं, लेकिन
ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है, और इस तरीके से कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। अब यहां पर आती है नेक्स्ट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और अब आप देखना किस तरीके से माहौल चेंज होता है, एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। अब देखो जरा, अब यहां पर इनको पता है कि इस समय पर 1931 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो अपने पीक पर जा पहुंचा है, और ब्रिटिश अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऑब्वियसली अब ब्रिटिश अथॉरिटी के पास कोई रास्ता नहीं है, दे विल सिट ऑन अ नेगोशिएटेड टेबल विद महात्मा गांधी। बुलाएंगे उन्हें, लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में एक पैक्ट होगा जिसे आप गांधी इरविन पैक्ट बोलेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको कल बताया था। अब हुआ ये था एक्चुअल में कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब लगने वाली थी, तब इंडियन लीडर्स ही जो थे वो बेसिकली गांधी जी को सजेस्ट करते हैं और कुछ इरविन को सजेस्ट करते हैं कि आप साथ आओ, कुछ नेगोशिएट करो चीज़ें, तब जाकर के चीज़ें पटरी पर आने लगेगी। तो यहाँ पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, और इरविन जो होते हैं वो गांधी को एग्री कर लेते हैं, मना लेते हैं कि आप सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लीज अटेंड करें। तो इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जाते हैं एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक ही रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं गांधी। अब गांधी यहां पर कॉन्फ्रेंस में आते हैं और इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि मैं यहां पर दो तीन चीजें इस कॉन्फ्रेंस में क्लियर करूंगा ही करूंगा। क्या क्लियर करूंगा? पहली, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये है इंडियन मासेस। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सारी हिंदुस्तान की जनता को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी चीज, गांधी ये कहने वाले थे, नो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर अनटचेबल्स। कि जो अछूत लोग हैं उनके लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी टूट जाएगी, जो हिंदू कम्युनिटी है वो टूट जाएगी। इससे अच्छा गांधी जी का बिलीव था कि जो वो पुराने प्रोग्राम चला रहे थे, हरिजनों का उद्धार करना, छुआछूत को मिटाना, वो उन्हें ज्यादा कंस्ट्रक्टिव लगते थे। बट यहां पर क्या होता है, पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है कि जब, थोड़ा सा इसको देखना, 1930 में साइमन कमीशन आया, तब इंडिया में, तब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? कंजर्वेटिव पार्टी। ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव पार्टी वाज अफ्रेड कि अगर लिबरल पार्टी जीत गई तो वो इंडिया को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दे देगी। कंजर्वेटिव पार्टी ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी बहुत ही ज्यादा इंपीरियलिस्ट थी। मतलब वही साम्राज्यवाद टाइप बातें, कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो कभी सनसेट नहीं हो सकता, कभी सूरज नहीं डूब सकता, कुछ इस तरीके का माइंडसेट। जैसे चर्चिल जैसे लोग जो थे, वेस्टर्न चर्चिल, जो बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश पीएम भी बने थे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट होती है और ये बोल देती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वहां पर लिबरल्स की सरकार आ जाती है, जिनके पीएम होते हैं रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है,
और जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई तब कोलिशन आता है, मतलब एक नई ही पार्टी आ जाती है। चुनाव तो नहीं होते, कुछ लोग बोलते चुनाव हुए थे, बट एक नई नेशनल पार्टी आती है जिसमें लिबरल प्लस कंजर्वेटिव, ये दोनों पार्टीज आ जाती हैं। बट ज्यादा डोमिनेंस कंजर्वेटिव्स का होता है, तो ऑब्वियसली जो लिबरल पार्टी है, आई एम सॉरी इस लेबर पार्टी, तो जो लेबर पार्टी है वो वीक पड़ जाती है, मतलब उसके जो आइडियाज हैं वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, कंजर्वेटिव्स का बोलबाला अब हो गया है। तो जो रैमजे मैकडोनल्ड है, इनकी वॉइस को चर्चिल दबा देते हैं। वो चाहते ही नहीं, चर्चिल कि कंजर्वेटिव चाहते ही नहीं है कि कुछ ऐसी नेगोशिएशंस हो। वो ये भी नहीं मानते कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। वो कहते हैं कि नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट इंडिया, देयर आर मल्टीपल पार्टीज इन इंडिया, लाइक जस्टिस पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, देयर आर रजवाड़ेज, है ना, प्रिंसली स्टेट्स, वो है इंडिया। आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज इंडिया? तो हमारे लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इज जस्ट अ पार्टी, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम उसको इतना ही सुनेंगे जितना एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी को सुनते हैं। आप उस पर इतना एम्फेसिस ना करें, राइट? तो यहां पर यही कोलिशन गवर्नमेंट आती है। गांधी का क्लेम ये होता है कि हम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दूसरे डेलीगेट्स, इंडियन डेलीगेट्स भी जो साथ के इनके होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं। ऐसा कहते हैं कुछ हिस्टोरियंस की ये इंडियन डेलीगेट्स जो थे, वो उनमें से मैक्सिमम लोग कंजर्वेटिव पार्टी के लॉयल हो गए थे, और प्लान ये था कि गांधी को यहां पर ला करके कंप्लीटली डाउन एंड आउट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड होती है कि गांधी कहते हैं कि भाई यहाँ पर इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप जल्दी से जल्दी अपॉइंट करो, उसका गठन करो, और जिसमें प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस दोनों में ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उनका खुद का राज चलना चाहिए। दूसरा, गांधी कहते हैं कि भाई अनटचेबल जो हिंदूज हैं उनके लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। रीजन आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, क्योंकि गांधी का जो एजेंडा था वो बिल्कुल डिफरेंस था। वो हरिजनों को बिल्कुल अलग तरीके से देखा करते थे, उनको उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, छुआछूत से हटाने की बात करते थे। ठीक है, समाज सुधार की जो बात थी, गांधी ने यहां पर माइनॉरिटीज जो दूसरी थी, जैसे सिख है, जैसे एंग्लो इंडियन है, जैसे आपके पर्शियंस हैं जो माइनॉरिटीज में थे, और भी काफी माइनॉरिटीज थी, उनके लिए भी कहते हैं कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लेकर आना। देखो ना, आप तोड़ते जा रहे हैं, तुम्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट, तुम्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट, देखो आपका नेता आप ही चुनो, मुस्लिम्स यू विल चूज योर लीडर, पारसीज विल चूज देयर ओन लीडर। तो यूनिटी कहाँ गई? यहाँ पे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पूरा एक यूनिटी निकल कर आई थी, नॉन कॉर्पोरेशन में भी हम काफी यूनाइट थे, तो ब्रिटिश उस पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं माइनॉरिटीज के मैटर पे, कांग्रेस के बीच में और माइनॉरिटीज के बीच में, इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को देकर के, और यहाँ पर एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। बट गांधी समझौता नहीं करते हैं, गांधी वापस आ जाते हैं। आउटकम क्या निकलता है कि तैयारी हो जाती है कि मुस्लिम्स को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध दे दिया जाए, उनकी ऑटोनॉमी वहां पर कर दी जाए। दूसरा, रैमजे मैकडोनल्ड जो होते हैं ये तैयारी कर लेते हैं कम्युनल अवार्ड लाने की। कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था, रैमजे मैकडोनल्ड लेकर आए थे, और उसमें यही था कि सबको सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज दिया जाएगा। और उसके बाद आप पूना पैक्ट भी देखते हैं, वी विल डिस्कस दिस सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ पर रैमजे मैकडोनल्ड कमेटी सेटअप कर देते हैं कि इंडिया में जो कम्युनल अवार्ड हम लेके आएंगे उसका क्या फॉर्मेट होगा। दूसरा, यहाँ पर अगेन, यहाँ पर मुस्लिम्स को सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस आप दे देते हैं। अब यहाँ पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है, जिसको 46 डेलीगेट्स अटेंड करते हैं। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि जब गांधी वापस आए थे, गांधी को लगा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अब आगे अटेंड करना उतना ज़्यादा बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, इट्स नॉट अ वाइज ऑप्शन। So he again launched his second satyagrah, but this time masses didn't respond and Gandhi got arrested.
ठीक है। उसके बाद गांधी जी मास मूवमेंट से हट करके हरिजन उद्धार में ही लग जाते हैं, तो पॉलिटिकली ही लॉस्ट हिज डायरेक्शन। तो यहाँ पर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो दीवान होते हैं, जो बेसिकली वहाँ के प्रिंस होते हैं, वो इसको अटेंड करते हैं और यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जो रिपोर्ट्स थी उनको डिस्कस किया जाता है। एक चीज याद रखना कि कांग्रेस ने ओनली सेकंड राउंड टेबल को अटेंड किया था, और उसमें से भी कौन गए थे? सिर्फ महात्मा गांधी गए थे। ठीक है। जो बड़े लीडर्स थे उसमें एक तो आपके तेज बहादुर सप्रू, और एक सरोजनी नायडू। इन्होंने तीनों कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस इन्होंने अटेंड की थी। तो उसके बाद इंडिया में कम्युनल अवार्ड लाता है। गांधी अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट होता है। करवाने वाले जो एक तरीके के मीडिएटर होते हैं, सप्रू जी होते हैं। कम्युनल अवार्ड के बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो यहीं पर डिस्कस होने लग गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का फॉर्मेट क्या होगा। थर्ड राउंड टेबल में डिस्कस होना शुरू हो गया था। उसके बाद आप देखते हैं कि 1937 में इलेक्शंस होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है। हम उसको एक के बाद एक देखेंगे। आई होप you got all my points. For more such updates, kindly subscribe and stay tuned. Thank you.